हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतने जो पेपर आपके हो चुके हैं जून 2023 में, तो उनका एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के ही जाना चाहिए, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम जो अभी और बाकी हैं एग्ज़ाम होने के लिए नेट पेपर फर्स्ट का, उनमें से हो सकता है कि यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो कि आपको रिवाइज करना चाहिए, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न अगर रहता है तो वो आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जो डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है उनको आप लोग पूरा देख लीजिए, जैसे कि प्लेजरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। NEP 2020 हर सेट में क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और अब की भी आए हैं। ठीक है, तो मैंने PYQ संबंधित सब यहाँ पे करवा दिए हैं। साथ ही साथ स्वयं प्रभा, स्वयं के जो चैनल्स के नेम हैं उनसे भी इस बार भी क्वेश्चन बन रहे हैं और पिछली बार भी आए हैं, उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। ठीक है, इस तरह की कुछ वीडियो, हाँ, और जैसे रिसर्च में सैम्पलिंग, इस तरह के जो कुछ टॉपिक हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, ताकि एक बार देख लेने से 10-15 मिनट की वीडियोस हैं वो आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे पूरा आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ ही PYQs भी आपको दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी नए टॉपिक्स को जो अब पूछे जा रहे हैं, अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन अब पूछे जा रहे हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनका भी पेपर हो रहा है या हो चुका है, कैसा हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सब मेमोरी बेस पे ही जैसे भी कमेंट आ रहे हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं चीज़ों को। तो आप लोग भी बताइए कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह का पेपर हुआ है। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि अब जो पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक किस तरह से हैं। तो देखिए, अभी जो मतलब ऐसा मैसेज आया था कि रूब्रिक्स, इससे क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो रूब्रिक्स क्या है? ये एक असेसमेंट टूल है जो कि सेल्फ एंड पीयर एवेल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ हम यहाँ पर निरंतर, मतलब कंसिस्टेंट एंड फेयर ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर करते हैं, और वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो जिस कार्य के लिए रूब्रिक्स का निर्माण किया जाता है उसे अनेक भागों में विभाजित किया जाता है, और यहाँ पर प्रत्येक स्किल के विभिन्न लेवल पर प्रत्येक भाग से जुड़े कार्य की विशेषताओं का यहाँ पर ये विवरण प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब रूब्रिक्स में क्या है, ये एक स्केल होता है, तो यहाँ पर रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज क्या है, जैसे जिसको मतलब पंक्तियाँ कहते हैं। रोज में ये यहाँ पर इसमें मापदंड के, मतलब क्राइटेरिया के अनुसार होती है, और जो यहाँ पे कॉलम होता है, रोज एंड कॉलम, तो कॉलम क्या है, अचीवमेंट के लेवल के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो रोज कॉरेस्पॉन्ड टू द स्केल एंड कॉलम कॉरेस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसके प्रमुख यहाँ पर बेनिफिट्स क्या हैं और एस्पेक्ट्स क्या हैं, पहलू और लाभ क्या हैं इनके। तो देखिए, क्लैरिटी, यहाँ पर जो रूब्रिक्स है ये विशिष्ट यहाँ संकेतकों और तत्वों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिस पर जो मूल्यांकन करता, जो इवेल्युएटर है, वो कार्य का मूल्यांकन करते समय विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्लैरिटी होती है। ठीक है, कोई भी इसमें आप बायस नहीं हो सकते हो। कंसिस्टेंसी होती है, यहाँ पर जो इवेल्युएटर है ये सुनिश्चित करने के लिए रूब्रिक का उल्लेख कर सकते हैं कि वे मतलब जो आपकी सब्जेक्टिव बायसनेस होती है इसको कम करते हुए प्रत्येक मूल्यांकन के लिए समान मानदंड और मानकों का, मतलब जो भी कोई लर्नर है या जिसका भी हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, सभी के लिए समान सिमिलर नॉर्म्स और क्राइटेरिया का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पक्षपात वाली बात नहीं है। फीडबैक के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर फीडबैक से मानदंड और प्रदर्शन स्तर, मतलब जो भी हमको क्राइटेरिया मिल रहा है और उसका अचीवमेंट लेवल है, इसको बताते हुए रूब्रिक से इन क्षेत्रों की पहचान करने में हमको सहायता मिलती है जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। फीडबैक से हमको यही तो पता लगता है। और उसके बाद है लर्निंग टूल। तो रूब्रिक क्या है, एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण हो सकता है, जबकि एक असाइनमेंट या कार्य से पहले छात्रों या प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाता है। तो रूब्रिक क्या है, उम्मीदों के बारे में पारदर्शिता प्रदान करते हैं और
जो भी वांछित मानक मतलब जिनको कि हम पाना चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयासों का यहाँ पे गाइडेंस हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सपोर्ट करता है गाइड करने के लिए। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करता है ताकि मतलब जो भी लर्नर है उसके क्षेत्रों और क्षेत्रों की पहचान करके मतलब अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है गेट गोल सेटिंग। यहाँ पर रूब्रिक्स हेल्प सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो परफॉर्मेंस लेवल हैं इनको परिभाषित करके रूब्रिक ये समझने में सहायता करते हैं कि अचीवमेंट या प्रोफिशिएंसी के लिए आपके यहाँ पे कह रहा है नहीं कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट इन तक पहुँचने के लिए क्या आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की अभी और आपको कैसी लर्निंग की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन में क्या है, रूब्रिक मूल्यांकन किए जा रहे लोगों के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इससे यही पता लगता है कि आपका जो है मजबूत मतलब जो बोल्ड पॉइंट है वो क्या है और वीकनेस कहाँ पर है, ये इस तरह से यहाँ पर पता लग जाती है कि वीकनेस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किससे पता लगती है, रूब्रिक्स, जो कि एक जो है आपका टूल होता है। अब और आपका जो सवाल बन रहे हैं वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है यहाँ से फोटोकेमिकल स्मॉग से बन रहा है। इसका इंग्लिश वर्जन आप इधर देख सकते हैं, इंग्लिश वाले। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, टाइप ऑफ स्मोक है ना, जहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब सूरज की रोशनी वातावरण में कुछ पॉल्यूटेंट्स के साथ संपर्क करती है, क्योंकि आपको पता है एयर पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको कि प्रदूषक कहते हैं, सूरज की रोशनी के साथ संपर्क करते हैं और इस तरह से यहाँ पर वाहन उत्सर्जन मतलब जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनके द्वारा इमिट होने वाले और जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं इनके जो मतलब जो यहाँ से निकलते हैं मतलब जो चीज़ें निकलती हैं जो कि पोल्यूशन होता है उससे ये बनता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक के मुख्य जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसको लिखते हैं, आपने पढ़ा है NOx ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, और आपका होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सूर्य के प्रकाश। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल के जो मुख्य कंपोनेंट क्या है, ये तीन चीज़ें हैं, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड VOC जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, और आपका NOx हो गया और जो है सनरेज हो गई। तो अब ये बनता कैसे है, यहाँ पर ये कह रहा है ना, उत्सर्जन वाहन मतलब जो व्हीकल से निकलने वाला इमिशन होने वाला है, बिजली संयंत्र, औद्योगिक सुविधाएं और अन्य स्रोत, हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और VOC वाष्पशील मतलब वोलेटाइल कार्बनिक और जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके उससे कॉम्बिनेशन से बनता है। NOx का उत्पादन मुख्य रूप से क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। ठीक है, और जबकि VOC क्या है, वाहनों के निकास से होगी, गैसोलीन वाष्प और रासायनिक सॉल्वेंट जैसे स्रोतों से आते हैं। मतलब ये इनका फॉर्मेशन है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो NOx आपका कैसे बन गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और VOCs कम फ्रॉम वेहिकुलर एग्जॉस्ट। ठीक है, गैसोलीन वेपर्स एंड केमिकल सॉल्वेंट्स। ठीक, ये सारी चीज़ें इससे ही बनती हैं। और एक सवाल आपका बन रहा है यूट्रोफिकेशन, जिसको हम हिंदी में सुपोषण कहते हैं या यूट्रोफिकेशन। इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि इससे जो सवाल बनते हैं कई बार आपके क्यों कैसे इस तरह से बन लेते हैं, मतलब आपका असर्शन रीजन में भी आ जाता है या स्टेटमेंट के भी सवाल में आ जाता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो तब होती है जब जैसे कोई भी बॉडी ऑफ वाटर है, मतलब झील या नदी है, तो यहाँ पर पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से यहाँ पर ये काफ़ी रिच हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, शैवाल जो एल्गी होते हैं या अन्य जलीय पौधों के तेजी के विकास को यहाँ पर एक्साइट करता है, जिससे इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा होगा। बिल्कुल असंतुलन होगा, जब कोई एक चीज़ अधिक हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगा। और पौधों की जो अत्यधिक वृद्धि है सूर्य के प्रकाश को पानी के गहरे भागों तक पहुंचने से रोकती है। तो अब क्योंकि ये पानी में ही क्रिया हो रही है ना, कि यहाँ पर जो एल्गी हैं जो आपने देखा होगा हरी, जिसको काई कहते हैं, तो यहाँ पर इससे जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा और इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम का
नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यूट्रोफिकेशन का प्राथमिक कारण विभिन्न मानव गतिविधियों से पोषक तत्वों की रिहाई, जैसे कि मतलब कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्माण, मतलब जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो निकलता है वेस्टेज, और आपका सीवेज वेस्टेज। ठीक है, जब फर्टिलाइजर, खाद या सीवेज जल यहाँ पर बॉडीज में प्रवेश करते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के यहाँ पर हाई लेवल को बढ़ा देते हैं और जलीय पौधों के लिए क्या है, फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे ही ये शैवाल और जलीय पौधे पनपते हैं तो पानी की सतह पर यहाँ पर ये ज़्यादा मतलब घने हो जाते हैं और पौधे अंततः मर जाते हैं, तो वे जल निकाय के तल में डूब जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया द्वारा इनका डिकम्पोज हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जब इस तरह का डिकम्पोजन होता है तो ऑक्सीजन की खपत होती है, जिससे भाई अब बैक्टीरिया द्वारा इनका डिकम्पोज हो रहा है ना, तो अब इसी में क्या होगा, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर अब कंबस्टन इसका ज़्यादा होगा, मतलब खपत इसकी यहाँ पर ज़्यादा होगी, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। पानी में होता क्या है, H2 और H2O से ही बनता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो मछलियाँ और अन्य जो भी यहाँ पर जो जलीय जीव हैं उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये घटना होती है जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब यूट्रोफिकेशन के अंदर ही आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन होगा और फिर मतलब पहले क्या हुआ, आपने ये देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो एल्गी वगैरह ज़्यादा बढ़ने लगे, फिर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का हाई लेवल बढ़ा और जलीय पौधों के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में काम किया। अब उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ पर एल्गी और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वे डेंस हो जाते हैं और यहाँ पे सरफेस ऑफ द वाटर पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं और ये जो होता है ये आपका हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, तो यही हो जाता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। सुपोषण इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका फर्टिलाइज़र का काम करने लगते हैं और वो क्या होते हैं, जो भी एल्गी वगैरह हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच एक्ट एज फर्टिलाइजर फॉर एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन को कम करने के लिए जो वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे पोषक तत्वों के इनपुट को कम करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है और इसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करेंगे, बफर जोन लागू करेंगे और सिंचाई तकनीकी में सुधार किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अपग्रेडिंग जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव न्यूट्रिशन बिफोर डिस्चार्ज एंड इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन, मतलब डिस्चार्ज से पोषक तत्वों को हटाने के लिए यहाँ पर जो भी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों को, मतलब जो भी यहाँ पर मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको अपग्रेड किया जाए और नियमों को लागू किया जाए। ठीक है, जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, जो भी वेस्टेज निकल रहा है इसको कड़ाई से लागू किया जाए, तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन को रोकने या कम करने में मदद की जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि इससे हम मतलब नुकसान ही हो रहा है, तो ये हो जाता है यूट्रोफिकेशन। इससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और पिछली बार मतलब इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं, मैंने भी करवा रखा है और आप लोगों उसको भी देख लीजिए। मतलब यहाँ पर आपके जो सवाल बन रहे हैं NEP 2020 से भी बन रहे हैं, चैनल के नेम इस बार भी पूछे जा रहे हैं। कई बार आपको ये जो चैनल के नेम है मैचिंग से ही पूछे जाते हैं, मैचिंग में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन तो पता होने चाहिए, सारे ही नहीं चैनल पूछेगा लेकिन हाँ कुछ पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से चैनल से पूछ रहा है NEP 2020 से। और आपका जो है यहाँ से सवाल बन रहे हैं कि जो प्राचीन विश्वविद्यालय मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी से सवाल आया है आपका, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। ठीक है, जो प्राचीन विश्वविद्यालय या प्राचीन जो शिक्षा संस्थाएं थी उनसे संबंधित सवाल बन रहे हैं और बहुत ईजी है, सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हीं से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से कुछ जो है, और स्वयं प्रभा चैनल आपको देखना ही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सैम्पलिंग मत छोड़िएगा। तो कुछ चीज़ों को आप ऐसे देख लीजिए जो डिटेल वीडियो मैंने अभी बना रखी है और आपने भी पढ़ लिया होगा। और देखिए ग्रीन हाउस गैसेस से यहाँ पे सवाल बन रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है और ये किसका जो है कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, इसमें ये योगदान देता है। ये गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इमिट करती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या कैसे मतलब ये करता है, प्रभावी रूप से ग्रह के चारों एक ये ब्लैंकेट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ गैसें हैं, उनको पता होना चाहिए आपको कि वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CH4 है, और इसके अलावा आपका देखिए N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं जो जिसमें कि आपकी ये HFC, FeFC और SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। कहाँ कहाँ से गैस का जो है प्रोडक्शन होता है, मुख्य रूप से कोयला। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोयला, तेल और नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। वनों की कटाई और भूमि उपयोग बर्तन भी CO2 उत्सर्जन में योगदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका CO2 मेन है। CH4, कई बार क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि CH4 कैसे बनती है, तो यहाँ पर कोयले, यहाँ पर मेथेन इज इमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, ये ऑल्सो रिलीज किस से इसके द्वारा होती है, जैविक कचरे के जो है उससे भी बनती है, ऑर्गेनिक वेस्ट से भी बनती है, और पशुधन, कृषि पद्धतियों और लैंडफिल में जैविक कचरे के क्षय द्वारा भी जारी किया जाता है। ठीक है, मार्श गैस बोलते हैं इसको, कभी अगर आपका मार्श गैस के नाम से भी आए तो ये मीथेन ही है, CH4। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बनती है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के साथ यहाँ पर जो है आपके बनता है इससे जीवाश्म ईंधन, जिसको कि हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और सॉलिड वेस्ट के जो है उससे इमिट होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन कौन सी, जो कि हमारे फ्रिज में, एयर कंडीशन में और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे इनके द्वारा उद्देश्यों के लिए उत्पादित सिंथेटिक गैसें हैं। ये सिंथेटिक गैसेस हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जिसको बोलते हैं। ठीक है, PFC होता है पर फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये सब है फ्लोरिनेटेड गैसेस। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका वाटर वेपर भी होता है, जो कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन में वृद्धि के कारण ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि होती है, और फिर जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो ये कुछ थी ग्रीन हाउसेस और उसका इफेक्ट। अब आपका जो और एक सवाल बनता है वो आपका प्लेजरिज्म से बनता है। ठीक है, प्लेजरिज्म से सवाल यहाँ जो अब बन रहे हैं वो आपके लेवल से पूछे जा रहे हैं कि किस लेवल पे क्या परसेंट, मतलब कितने परसेंट लेवल पे कौन सी पनिशमेंट होगी, है ना। तो प्लेजरिज्म पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे एब्रीविएशन भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार पिछली बार भी पूछे गए थे, तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। तो हो सकता है कि जैसे अब क्या है NTA, जैसे एक सेट में मान लीजिए आपसे लेवल पूछा, दूसरे में हो सकता है एब्रीविएशन कुछ पूछ ले, है ना, कि CF को यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, ATE यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, IE यूज़ करते हैं तो दैट इज़ होता है ना, इसका फॉर्म मतलब फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से वो भी सवाल बन सकता है। तो प्लेजरिज्म की पूरी वीडियो है, इसीलिए मैंने खाली आपको रिवाइज कराने के लिए बस यहाँ पर लेवल लिए हैं, ताकि इसमें ना गलती हो। ठीक है, वो काफ़ी मतलब उसमें पूरा डिटेल है, तो आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा। देखिए प्लेजरिज्म क्या है, पता है, साहित्यिक चोरी, मतलब किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार या जो भी मतलब कंटेंट है, इसको नकल करते हुए अपने जो है नाम से छपवा लेना, उसको प्रकाशन कराना, यही होता है प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं। अब इसके लेवल क्या क्या होते हैं, देखिए 0 लेवल क्या होता है, 10% तक अगर आपका कंटेंट मैच कर रहा है तो यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। फर्स्ट लेवल क्या होता है, 10 to 40% तक समानताएं, अगर इतने % तक कंटेंट मैच कर रहा है तो ऐसे जो छात्रों को अधिकतम 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर फिर से करेक्टेड जो है यहाँ पर जो आपके पेपर्स हैं इनको जमा करने को कहा जाएगा। ठीक है, रिसर्च पेपर जो आप तैयार कर रहे हो थीसिस को, तो यहाँ पे फिर से संशोधित आलेख को जमा करने को कहा जाएगा। सेकेंड लेवल होता है 40 to 60%, बस ये लेवल याद रखिएगा। और इसकी जो पनिशमेंट है, ठीक है, यही पूछा जाता है और पिछली बार भी ऐसे ही पूछे गए थे।
सेकेंड लेवल क्या है, 40 to 60% तक समानता है। अगर सिमिलरिटी आपकी जो कंटेंट में अगर मिलती है, और हाँ टूल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस एक पूरी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। कई बार इससे टूल भी पूछा जाता है कि इसमें प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, है ना। तो प्लेजरिज्म एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है, और अभी भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लेवल जो है आपका 40 to 60% तक यहाँ पर सिमिलरिटी है। ऐसे छात्रों को अब यहाँ पर बढ़ा दिया, 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करने से वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल तक वो अपना जो है नहीं जमा कर सकता है रिसर्च पेपर। थर्ड लेवल है 60% से अधिक, मतलब पहले तो आपका 0 लेवल हो गया, फिर 10 to 40, तो 0 लेवल वाला 0 ही पे है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 10 to 40 फर्स्ट लेवल हो जाएगा, 40 to 60 सेकेंड लेवल है, और थर्ड लेवल है 60% से अधिक समानता है। ऐसे क्षेत्रों के उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को ही यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पर गलत मत करिएगा, क्योंकि पूरी ऑलरेडी वीडियो एक मैंने बना दी है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इस एक वीडियो से मैंने काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ाना तो मुश्किल है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो लेकिन जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि हो सकता है पूछा जाए, या अभी जो पूछा गया है, तो उन सारे चीज़ों को मैंने इकट्ठे करके इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से लेके बना दिया है, ठीक है। आप देखिए आपका जो एक और सवाल बनता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी से भी पूछा गया है किसी एक दो जो है एग्ज़ाम में आपका। तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी समझ लीजिए क्या होती हैं। अब अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्च या एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो साइंटिफिक नॉलेज के भंडार में योगदान हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि 2 तरह की वैलिडिटी यहाँ पर निश्चित हो। साइंटिफिक के लिए मतलब क्या है, साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक मेथड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिडिटी होना ज़रूरी होता है। अब ये वैलिडिटी 2 तरह से हो सकती है, जैसे इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। और हम कौन से रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहीं पर होती हैं दोनों। तो अब इसको देखिए, इंटरनल वैलिडिटी मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में जो बहिरंग चर है मतलब एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं, इनको कंट्रोल करने की सीमा से होता है, और ये लिमिट जितनी अधिक होती है एक्सटेनियस वेरिएबल का नियंत्रण उतना ही अधिक होता है, और इंटरनल वैलिडिटी भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैलिडिटी इज कंसिडर्ड इन द एक्सपेरिमेंट, एक्सटेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना है। इंटरनल वैलिडिटी आपकी कहाँ होगी, किसी लैब में होगी, है ना। मतलब जो लैब में जो प्रयोग किए जाएंगे लेबोरेटरी में, उनमें इंटरनल वैलिडिटी अधिक होती है, और जो प्रयोग रियलिस्टिक सिचुएशन या फील्ड में किए जाते हैं उनमें वैलिडिटी कम हो, इंटरनल वैलिडिटी कम होती है, क्योंकि लैब में आप क्या है बहिरंग चर जो आपके एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं उनका कंट्रोल अधिक से अधिक हो पाता है, जबकि फील्ड में इन चरों का नियंत्रण कई कारणों से कम हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह के नियंत्रण के फलस्वरूप यहाँ पर अगर जब हम मतलब एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो इस तरह के नियंत्रण के फलस्वरूप रिसर्चर जो है ये मतलब उसको ये कंफर्म हो जाता है उसको कि जो एक्सपेरिमेंटल परिस्थिति में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जो जोड़ तोड़ हैं इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही जो प्रभाव है जो मैनिपुलेट करके आया वो डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि उसी पर रिलाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर अब कोई तीसरा वेरिएबल होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या है, उस तीसरे जो बहिरंग चर है ना, एक्सटेनियस वेरिएबल जिसको कह रहा है, इसको हम कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब थोड़ा ये इंग्लिश हो गया। अब आगे देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ से मतलब होता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से टर्म्स बता रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरलाइजेशन से मतलब ये होता है कि जो प्रयोग के प्राप्त परिणाम हैं इनको पॉपुलेशन के अधिक से अधिक सदस्यों के लिए सही वहाँ पर सही माने जाए, है ना। जो हम सैंपल में हमारा रिजल्ट मिल रहा है और जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया और सैंपल पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको पॉपुलेशन जो बड़ा ग्रुप है मतलब वहाँ पर हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइजेशन। तो
इस प्रयोग के परिणाम को पॉपुलेशन के अधिक से अधिक लोगों के लिए सही माना जा सकता है। इसमें जनरलाइजेशन का लाभ अधिक होता है और एक्सटर्नल वैलिडिटी की अधिकता समझी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका लेबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें इंटरनल वैलिडिटी अधिक प्राप्त करने के ख्याल से जब एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को बढ़ाया जाता है तो प्रयोग में क्या होता है, कृत्रिमता, आर्टिफिशियल बढ़ने लगता है ना। मतलब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि क्योंकि एक्सटेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर रहे थे, तो मतलब आर्टिफिशियली तो कर रहे हैं, और यहाँ पर तो क्या होगा कि जो परिस्थिति है वो वास्तविकता से भिन्न हो जाती है। जब किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करोगे तो वो अपने रियल फॉर्म में तो नहीं रह गई। तो इसलिए ही कह रहा है कि परिस्थिति वास्तविकता से भिन्न होने लगती है, जिससे प्रयोग की एक्सटर्नल वैलिडिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी वहाँ पर कम हो जाती है जब कहाँ पर लेबोरेटरी का जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, और यहाँ पर क्या है, फील्ड में होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए इससे दो मतलब निकले। पहला तो ये कि यदि जो प्रयोगात्मक परिस्थिति, मतलब जो आपकी जीवन पर जो प्रयोगात्मक परिस्थिति है, मतलब जो लैब की सिचुएशन है, जीवन की वास्तविक परिस्थिति के समान होती है, तो उस प्रयोग में एक्सटर्नल वैलिडिटी अधिक होती है। ठीक है, और यदि फील्ड एक्सपेरिमेंट में आपका बाह्य वैधता प्रयोगशाला प्रयोग की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होगी, और जो आपकी लेबोरेटरी में होता है, लैब में जो रिसर्च मतलब हो रही है, आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से आंतरिक वैधता को बढ़ाने के लिए क्या होगा, बाह्य वैधता पर बुरा असर पड़ता है, और इस तरह दोनों का बैलेंस मतलब बिगड़ जाता है। बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है, जनरलाइजेशन यहाँ पर आराम से हो जाता है, इसका बेनिफिट हमको यहाँ मिलता है। और वहाँ पर क्या था, हमको एक्सटेनियस वेरिएबल जो बाह्य चर है, इसको हमको मतलब कन्फर्म जो एक्सटेनियस वेरिएबल है इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब इसके कुछ थोड़ा सा आप एडवांटेज डिसएडवांटेज समझिए। इंटरनल वैलिडिटी, तो एडवांटेज क्या हुआ, इंटरनल वैलिडिटी उस सीमा को रेफर करती है जिस सीमा तक रिसर्च स्टडी है बिना किसी जो जटिल कारकों के वेरिएबल के बीच संबंधों को एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है इसको कॉज एंड इफेक्ट संबंध के बारे में वैध निष्कर्ष निकालने की परमिशन यहाँ पर मिलती है ना, इंटरनल वैलिडिटी में। तो ये इसका एडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जटिल कारक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको हमने कंट्रोल कर दिया है ना, एक्सटेनियस वेरिएबल को। तो अब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट होगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा, हाई इंटरनल जो वैलिडिटी को स्थापित करने के लिए रिसर्चर को वास्तविक दुनिया के वेरिएबल्स को कंट्रोल या एलिमिनेट करने की आवश्यकता आ जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ, जिससे क्या होगा, अब वहाँ पर आर्टिफिशियली जो है सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है ना, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि वो अपने रियल फॉर्म में नहीं रह जाता है, एक्चुअलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी का एडवांटेज क्या होता है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या हुआ, इसी जनरलाइजेशन को होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो रिसर्चर है इसको अपने रिजल्ट को वास्तविक दुनिया की स्थितियों पर लागू करने और जनरलाइजेशन की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हुआ। इस तरह से आप की पॉइंट के थ्रू याद रख सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ाने के लिए रिसर्चर को पार्टिसिपेंट सेटिंग्स या जो कंडीशंस की वाइड रेंज बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब इसकी वाइड रेंज बढ़ गई, पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा हो गए, सेटिंग्स भी हो गई, और भी जो है इसकी कंडीशन भी बढ़ गई, तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। वेरिएबल्स में फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और जो स्पष्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है वो डिफाइन करना टफ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हमने इंटरनल वैलिडिटी में वहाँ पर एक जो वेरिएबल था उसको कंट्रोल कर दिया था, एक्सटेनियस वेरिएबल को। तो यही चीज़ क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में इसका ये डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट बढ़ गए, अब बढ़ गए तो वेरिएबल्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, और इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज में क्या हुआ, जनरलाइजेशन हम आराम से कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप इतने टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ से जो आपके कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो गलत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिए। और जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।